कल अपन ने उद्योग विवादों के निपटारे की विधियों के पढ़ी थी, जिसमें जांच पड़ताल और समझौता दो विधियां अपने पढ़ ली थी। आज तीसरी विधि है पंच निर्णय आर्बिट्रेशन। पंच निर्णय विवादों को निपटाने की न्यायिक विधि है। समझौता प्रणाली के अंतर्गत कोई समझौता नहीं हो पाता है तो मामला पंच निर्णय के लिए सौंप दिया जाता है। पंच निर्णय में पंच अपना निर्णय देता है। पंच निर्णय किसी विवादग्रस्त मामले पर तृतीय पक्षकार द्वारा निर्णय प्राप्त करने का साधन है। दूसरे शब्दों में पंच निर्णय वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत औद्योगिक विवाद को तृतीय पक्षकार के सम्मुख सौंपा जाता है, जिन्हें पंच या पंच निर्णायक आर्बिट्रेटर कहते हैं। ये पंच अपना निर्णय दे देते हैं जो दोनों पक्षकारों को मानना पड़ता है। पंच निर्णय दो प्रकार के हो सकते हैं, ऐच्छिक पंच निर्णय और अनिवार्य पंच निर्णय। ऐच्छिक पंच निर्णय या मध्यस्थता वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। जब विवाद के दोनों पक्षकार अपने विवाद को तृतीय पक्षकार को निर्णय करने हेतु सौंप देते हैं तो वह ऐच्छिक पंच निर्णय कहलाता है। जब विवाद के पक्षकार आपसी समझौते के द्वारा किसी निर्णय पर पूछने में असमर्थ रहते हैं तब ऐच्छिक पंच निर्णय हेतु मामला सौंपा जाता है। ऐच्छिक पंच निर्णय में बिना गवाहों के भी पंच मामले की जांच पड़ताल करके अपना निर्णय दे सकता है। लाभ। ऐच्छिक पंच निर्णय द्वारा विवाद निपटाने के निम्न प्रमुख लाभ है। विवाद का जन सामान्य तक प्रचार नहीं होता है। विवादों को निपटाने की सरल विधि है। निपटारा शीघ्र हो जाता है। ये विधि मितव्ययी भी है। बिना तकनीक ज्ञान वाले व्यक्तियों को भी पंच निर्णय नियुक्त किया जा सकता है। दोष। पंच निर्णय से उद्योग विवादों का निपटारा करने के कई दोष हैं, वे निम्नलिखित हैं। जैसे पंचों के चुनाव में काफ़ी कठिनाई होती है, पक्षपात की संभावना बनी रहती है, निर्णय त्रुटिपूर्ण हो तो उसका सुधार करने में बड़ी कठिनाई आती है। भारत में ऐच्छिक पंच निर्णय वॉलंटरी आर्बिट्रेशन इन इंडिया। भारत में ऐच्छिक पंच निर्णय प्रणाली को विशेष रूप से बल दिया जाता रहा है। वी गिरी तथा खंडूभाई देसाई जैसे श्रम मंत्रियों ने भारत में सदैव पंच निर्णय व्यवस्था पर बल दिया था। भारत में ऐच्छिक पंच निर्णय व्यवस्था उद्योग विवाद अधिनियम 1947 में ऐच्छिक पंच निर्णय की व्यवस्था भी दे रखी है। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी औद्योगिक विवाद को पंच निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु इसके लिए संबंधित पक्षकारों के बीच एक लिखित ठहराव होना आवश्यक है। भारत में ऐच्छिक पंच निर्णय की आवश्यकता पर समय समय पर महत्व दिया जाता रहा है, किंतु इस दिशा में प्रयास विशेष सफल नहीं हो सके। भारत में बहुत ही कम विवाद पंच निर्णय द्वारा निपटाए जाते हैं। वर्ष 1957 में केवल 4 विवाद ऐच्छिक पंच निर्णय के लिए सौंपे गए थे। 1992 में 30 विवाद ही पंच निर्णय तो सौंपे गए थे। पंच निर्णय का प्रचलन न होने के कारण कॉजेज ऑफ अनपॉपुलरिटी। ऐच्छिक पंच निर्णय के प्रचलन न होने के कारण भारत में पंच निर्णय प्रणाली का महत्व नगण्य है। नेशनल कमीशन ऑन लेबर (NCL) ने भारत में पंच निर्णय के कम प्रचलित होने के कई कारण बताए थे। पहला, आपसी समझौता असफल होने पर आसानी से हबी निर्णय प्राप्त किया जा सकता है। उपयुक्त पंचों का अभाव है जो दोनों पक्षकारों के आत्मविश्वास को बनाए रख सके। तीसरा, संगठित श्रम संघों का अभाव है जिसके कारण श्रमिकों को एक सामान्य समझौते पर बाध्य करना बहुत कठिन है। चौथा, पंच निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती जिसके कारण इसके प्रचलन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। किंतु भारत में ऐच्छिक पंच निर्णय के प्रयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जाते रहे हैं और किए जा रहे हैं। तृतीय पंच योजना में भी कहा गया था कि वे सभी उपाय किए जाएंगे जिससे कि ऐच्छिक पंच निर्णय के सिद्धांतों का अधिकाधिक पालन किया जा सके। सरकार को उद्योग तथा राज्य स्तर पर पंचों की एक सूची तैयार करने में रुचि दिखानी चाहिए। सेवा आयोजकों को विवादों को पंच निर्णय हेतु सौंपने में विशेष तत्परता दिखानी चाहिए। अब दूसरा है पंच निर्णय का प्रकार। पहला था ऐच्छिक पंच निर्णय, दूसरा है अनिवार्य पंच निर्णय या अनिवार्य हबी निर्णयादेश, कंपल्सरी आर्बिट्रेशन या कंपल्सरी एडजुडिक्शन। जब विवाद के पक्षकारों के बीच काफ़ी समय तक विवाद चलता रहता है और किसी पारस्परिक समझौते पर पूछने में असमर्थ रहते हैं तो विवाद अनिवार्य पंच निर्णय के लिए सौंपा जाता है। इसी अनिवार्य हबी निर्णयादेश या अनिवार्य हबी निर्णय भी कहते हैं। अनिवार्य समझौता के लिए पंच की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, किंतु यह महत्वपूर्ण है कि सामान्य औद्योगिक विवादों में सरकार अनिवार्य पंच निर्णय के लिए बाध्य नहीं करती है।
अनिवार्य पंच निर्णय के लिए तभी बाध्य किया जाता है जबकि विवाद के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय शांति भंग होने का खतरा हो या देश में संकट स्थिति उत्पन्न हो गई हो। अनिवार्य पंच निर्णय के समय पंच द्वारा मांगे गए सभी सबूत एवं गवाह प्रस्तुत करने का विवाद के दोनों पक्षकारों का कर्तव्य होता है। अनिवार्य पंच निर्णय के समय पंच द्वारा मांगे गए सभी सबूत और गवाह प्रस्तुत करने का विवाद के दोनों पक्षकारों का कर्तव्य होता है। अनिवार्य पंच निर्णय को मानना दोनों पक्षकारों का कर्तव्य है। यदि कोई एक पक्षकार इस निर्णय को नहीं मानता है तो दूसरे पक्षकार को इस निर्णय को न्यायालय द्वारा लागू करवाने का अधिकार होता है। अनिवार्य पंच निर्णय के दोष। अनिवार्य पंच निर्णय प्रणाली भी कई प्रकार से कटु आलोचनाओं का शिकार हो चुकी है। श्रीनी वेब के अनुसार अनिवार्य पंच निर्णय को पंच निर्णय नहीं कहा जा सकता। इसी मानने का यह अर्थ होगा कि सामूहिक सौदेबाजी को पूर्ण रूप से दबा दिया जाए। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर के अनुसार अमेरिका के श्रमिक कभी गुलाम बनकर कार्य नहीं करेंगे। अनिवार्य पंच निर्णय से औद्योगिक विवादों को बढ़ावा मिलेगा और वे अधिक लंबे हो जाएंगे। प्रोफेसर पिगू ने भी अनिवार्य पंच निर्णय के विपक्ष में अपना मत व्यक्त किया। उनके अनुसार अनिवार्य पंच निर्णय से निपटाना करने श्रमिकों में रोष फैलता है तथा उनमें दुर्भावना बढ़ती है। अतः जब तक बहुत ही आवश्यक न हो तब तक इस प्रणाली का उपयोग नहीं करना चाहिए। संक्षेप में अनिवार्य पंच निर्णय के निम्नलिखित प्रमुख दोष है। विवादों के निपटारे की यह प्रणाली विवाद को निपटाती नहीं है अपितु विवाद को दबाने का प्रयास करती है। इस विधि से विवादों को हल करने से दोनों पक्षकारों की क्षमता समाप्त हो सकती है। सरकार द्वारा पंच निर्णय को मानने के लिए बाध्य किया जाता है और इससे औद्योगिक प्रजातंत्र पर कुठाराघात होता है। इस प्रणाली को अपनाने से सामूहिक सौदेबाजी का अस्तित्व ही समाप्त होने लगता है। प्रबंधकों एवं श्रमिकों में विवाद के निपटने के बाद भी मजदूर संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। ये विधि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गतिशीलता एवं कार्यक्षमता का विनाश करती है। कर्मचारियों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये विधि अनावश्यक रूप से कानूनी कार्रवाई को बढ़ाती है। भारत में अनिवार्य पंच निर्णय का सदैव विरोध किया जाता रहा है। शाही श्रम आयोग, रॉयल कमीशन ऑन लेबर ने अनिवार्य पंच निर्णय प्रणाली के विरुद्ध मत व्यक्त करते हुए कहा था कि किसी विवाद को अनिवार्य रूप से पंच निर्णय सौंपना अनुचित है तथा इस स्तर तक विवाद का निपटना विवाद ही की गहनता का परिचायक है। हमारा विश्वास है कि विवाद का निर्णय करने के लिए किसी तृतीय पक्षकार का मुंह देखना औद्योगिक विवाद शांति की दृष्टि से उचित नहीं है तथा ये संस्था की आत्मनिर्भरता को समाप्त करता है। इतना ही नहीं, भारत में कई श्रम मंत्रियों ने भी इस प्रणाली का विरोध किया है किंतु इस प्रणाली को अब भी बहुत अधिक अपनाया जाता है। सन 1978 में 10,472 विवादों का निपटारा इसी प्रणाली से किया गया था। 1992 में 9,807 विवादों का निपटारा इसी प्रणाली से किया गया था। भारत में अनिवार्य पंच निर्णय या अभिनिर्णयादेश की व्यवस्था मशीनरी फॉर कंपल्सरी आर्बिट्रेशन औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन भारत में अनिवार्य अभिनिर्णयादेश या अधिनिर्णय के लिए निम्नलिखित प्राधिकरण नियुक्ति की व्यवस्था है। श्रम न्यायालय 1 नंबर पे, 2 नंबर पे औद्योगिक अधिकरण और 3 नंबर पे राष्ट्रीय अधिकरण। इनकी विवेचना अपन आगे अध्याय में करेंगे। गिरी की औद्योगिक विवादों को निपटाने की विचारधारा। गिरीज फिलोसॉफी ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। सबगिरी बीवी गिरी की औद्योगिक विवादों को निपटाने की विचारधारा वास्तव में एक महान विचारधारा है। इस विचारधारा ने औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में महान योगदान दिया है। उन्होंने श्रमिकों या सेवा आयोजकों के विवादों को आपसी विचार विमर्श समझौते तथा ऐच्छिक पंजीकरण जैसे उपायों से हल करने का सुझाव दिया है। गिरी का सुझाव है कि प्रत्येक उद्योग में विवादों को निपटाने के लिए द्विपक्षीय व्यवस्था होनी चाहिए तथा बाहर से किसी भी पक्षकार का सेव नहीं होना चाहिए। वे अनिवार्य पंच निर्णय या अभिनिर्णयादेश के बिल्कुल विरुद्ध थे। उन्होंने अभिनिर्णयादेश के संबंध में अपने विचार निम्न शब्दों में प्रकट किए थे। अनिवार्य अभिनिर्णयादेश प्रणाली ने श्रम संघ व्यवस्था की जड़ों को ही काट दिया है। जब श्रमिक ये समझ ले कि उनकी हितों की सुरक्षा आप समझौते तथा सम्मिलित रूप से कार्य करने से अधिक हो सकती है तो उन्होंने एक करने के लिए किसी विशेष बाह्य शक्ति की आवश्यकता नहीं रहती है। अनिवार्य अभिनिर्णयादेश प्रणाली एक पुलिस के आदमी की भांति है जो सदैव असंतोषी लक्षणों को देखने का प्रयास करता है तथा थोड़ा सा विवाद दिखते ही दोनों पक्षों को न्यायालय की ओर खदेड़ता है, जहां से पूर्णतः संतोषजनक न्याय प्राप्त नहीं कर पाते हैं तथा उन्हें भारी लागत भी सहन करनी पड़ती है। उन्होंने आगे और भी लिखा है कि अभिनिर्णयादेश प्राप्त होने के बाद विवाद शीघ्र ही पुनः भड़क जाते हैं। उनके शब्दों में पुलिस का आदमी जो ही पीछे मुड़ता है त्यों ही दोनों पक्षों में पुनः रोष उत्पन्न हो जाता है। पुनः कुछ करने को एक दूसरे के प्रति लाल पीले मुंह बनाते हैं तथा पुनः न्यायालय की ओर जाना पड़ता है।
अतः गिरी ने ये मत व्यक्त किया कि अच्छा यही है कि श्रम संघों को सशक्त होने दिया जाए तथा पुलिस की सहायता के बिना ही विवादों को सुलझाया जाए। इससे उन्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि किस प्रकार संगठित होना चाहिए तथा उन्हें अपनी शक्ति का भी अनुमान हो जाएगा। इससे उन्हें आत्मसम्मान तथा आत्म अनुभूति होगी तथा सामूहिक सौदेबाजी कला का भी ज्ञान होगा। 1952 में शवगिरी जगजीवन राम के श्रम मंत्री पद से हटने के बाद शवगिरी वीवी गिरी ने श्रम मंत्री का पद संभाला। उन्होंने पुनः अपने आवाज़ इसी ओर मोड़ी और स्पष्ट रूप से कहा कि सामूहिक समझौता प्रणालियाँ ऐच्छिक पंच निर्णय ट्रिब्यूनल द्वारा दिए जाने वाले निर्णय से अधिक अच्छा होता है। परिणाम स्वरूप 1952-53 में उनकी विचारधारा गिरी की विचारधारा के नाम से जाने लगी। इस अवधि में विचारधारा काफ़ी चर्चा का विषय बनी रही। आलोचनाएं। चार्ल्स मार्क्स का मत है कि उस समय कई सेवा आयोजकों ने इस विचारधारा का समर्थन किया, किंतु सब ने नहीं। कुछ सेवा आयोजकों, राज्य मंत्रियों तथा श्रम संघों ने इसका विरोध किया। इन सब के विरोध के निम्न प्रमुख कारण थे। भारत में अभी पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा तीव्र औद्योगिकरण की प्रक्रिया चल रही है। इस स्थिति में हड़ताल आदि को सहन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा उपस्थित करती है। यदि प्रमुख उद्योगों में हड़ताल छूट प्रदान कर दी गई है तो इससे साम्यवादी श्रम संघ अधिक प्रबल हो जाएंगे, जो छोटे छोटे विवादों को लेकर औद्योगिक अशांति बढ़ाने का प्रयास करेंगे। श्रम संघ अत्यंत कमजोर है और उनके पास पर्याप्त साधन नहीं होने से वे अधिक लंबे समय तक हड़ताल भी नहीं कर सकते। इस स्थिति में ऐच्छिक पंच निर्णय से विवादों को निपटाना संभव नहीं है। और विभिन्न राज्यों के श्रम मंत्रालय श्रम स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहते हैं तथा श्रम समस्याओं से बचना चाहते हैं। अतः वे ये मत रखते हैं कि वर्तमान अनिवार्य अभिनिवेश प्रणाली नियंत्रण बनाए रखने के लिए बहुत ही उपयुक्त है, और यदि ऐच्छिक पंच निर्णय की व्यवस्था अपनाई जाती है तो वे अपने नियंत्रण को खो देंगे। सरकार द्वारा सभी पक्षकारों के प्रति दायित्व है कि यदि दोनों पक्ष वाद विवाद को निपटाने में असमर्थ रहते हैं तो सरकार का कर्तव्य है कि उचित व्यवस्था करके विवाद को निपटाए तथा अनावश्यक रूप से आपसी खींचातानी तथा शक्ति प्रदर्शन न हो। इन आलोचनाओं के बाद भी गिरी ने अपनी विचारधारा को छोड़ा नहीं था। हाँ, इतना अवश्य है कि उन्होंने तात्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप अपने विचारों में कुछ परिवर्तन अवश्य किया है। जब वे मंत्री थे उन्होंने आकाशवाणी से एक संदेश प्रसारित करते हुए कहा, ताकि मैं सामूहिक सौदेबाजी तथा विवादों के निपटारे के लिए पारस्परिक समझौतों में दृढ़ विश्वास रखता हूँ। मेरे विचार में प्रबंधकों या श्रमिकों के मध्य स्थायी संबंध उत्पन्न करने के लिए ये सर्वोत्तम साधन है, परंतु संबंधित सभी पक्षकारों से विचार विमर्श करने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अभी ऐसा समय नहीं आया है कि अनिवार्य अभिनिवेश को छोड़कर हम विवादों के निपटारे के लिए ऐच्छिक पंच निर्णय पर निर्भर रहे। सन 1961 में गिरी ने पुनः अपनी विचारधारा को दोहराया और कहा कि मैं अनिवार्य अभिनिवेश प्रणाली के भूतकाल में भले ही कुछ लाभ हुए हो, किंतु अब उसमें बुराइयां जरूर है। अतः उन्होंने कहा कि मेरे विचार में जब तक अनिवार्य अभिनिवेश व्यवस्था उपलब्ध है, विवादों के निपटाने की शायद ही कोई अन्य प्रणाली सफल हो सकेगी। जब तक अनिवार्य अभिनिवेश उपलब्ध रहेंगे, कोई भी पक्षकार आप समझौतों में अन्य व्यवस्थाओं के द्वारा सभी बातें स्पष्ट नहीं करेगा। अतः गिरी ने यह सुझाव दिया कि हमें यह भय नहीं रखना चाहिए कि अनिवार्य अभिनिवेश प्रणाली को समाप्त करने से औद्योगिक शांति फैल जाएगी तथा नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। उनका ये विश्वास था कि अनिवार्य अभिनिवेश व्यवस्था के समाप्त हो जाने से देश में सुदृढ़ श्रम संघों का विकास होगा और देश में औद्योगिक शांति सर्वत्र स्थापित हो जाएगी। औद्योगिक विवाद एवं राष्ट्रीय श्रम आयोग, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने विद्यमान औद्योगिक संबंधों पर अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट 1969 में प्रस्तुत की थी। इसमें आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गजेंद्र गढ़कर, डॉक्टर पी.बी. गजेंद्र गढ़कर थे। इस आयोग के औद्योगिक विवादों को रोकने निपटाने से संबंधित सुझाव निम्न प्रकार है। पहला, औद्योगिक संबंध आयोग की स्थापना। इस संबंध में राष्ट्रीय श्रम आयोग के निम्न प्रमुख सुझाव थे। औद्योगिक संबंध आयोग की स्थापना के संबंध में पहला, केंद्र सरकार को अपने क्षेत्र के उद्योगों के लिए एक राष्ट्रीय औद्योगिक संबंध आयोग नियुक्त करना चाहिए। यह आयोग राष्ट्रीय महत्व के औद्योगिक विवादों से संबंधित मामले पर निर्णय देगा। प्रत्येक राज्य में भी औद्योगिक संबंध आयोग होना चाहिए, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा होनी चाहिए। इन आयोगों को 3 मुख्य कार्य करने चाहिए: औद्योगिक विवादों का निर्णय देना, मध्यस्थता करना तथा प्रतिरोध श्रम संघों को प्रमाणित करना। इन आयोगों के सदस्यों की संख्या कार्यभार को ध्यान में रखकर तय करनी चाहिए, किंतु किसी भी दशा में 7 से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक आयोग में एक अध्यक्ष होना चाहिए, जिसकी न्यायाधीश योग्यता होनी चाहिए, न्यायाधीश जैसी योग्यता होनी चाहिए। बाकी सदस्यों में से आधे जुडिशियल तथा बाकी आधे नॉन जुडिशियल सदस्य होने चाहिए।
आयोग के अध्यक्ष और जुडिशियल सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखते हो। राष्ट्रीय औद्योगिक संबंध आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से गठित समिति के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जानी चाहिए। राज्य के औद्योगिक संबंध आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के परामर्श से की जानी चाहिए। आयोग के समझौतों विंग में निर्दय योग्यता वाले समझौता अधिकारी होने चाहिए। श्रम संघों को प्रतिनिधि श्रम संघों के रूप में प्रमाणित करने का कार्य राष्ट्रीय या प्रादेशिक औद्योगिक संबंध आयोग की एक पृथक शाखा को करना चाहिए। अब है दूसरा है औद्योगिक विवादों के निपटारे संबंधी सुझाव। यदि मध्यस्थता और समझौता के प्रयत्न असफल हो जाते हैं तो हड़ताल और तालाबंदी के नोटिस के पूर्व यदि दोनों ऐच्छिक पंजीकरण के लिए सहमत हो तो आयोग को संबंधित पक्षों को पंचों के चुनाव में मदद करनी चाहिए। यदि मध्यस्थता के प्रयास असफल रहते हैं तो हड़ताल तालाबंदी का नोटिस दिया जा चुका है और दोनों पक्षों में से किसी पक्ष द्वारा आयोग को प्रार्थना की गई है तो एक निश्चित अवधि से समझौता कराने के लिए आयोग को एक समझौता अधिकारी नियुक्ति करनी चाहिए। अनिवार्य उद्योगों एवं सेवाओं में सामूहिक समझौता असफल हो जाता है तो दोनों पक्ष निर्णय के लिए तैयार नहीं होते हैं तो दोनों पक्षों द्वारा सूचित करने पर आयोग को अपना निर्णय देना चाहिए। अन्य उद्योगों और सेवाओं में सामूहिक समझौते में असफल हो जाने पर तथा दोनों पक्षों द्वारा निर्णय के लिए एकमत नहीं होने पर अपनी सेवाएं देनी चाहिए। यदि उपयुक्त सरकार किसी हड़ताल या तालाबंदी से राज्य की सुरक्षा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा नागरिक शांति भंग होने की संभावना समझती है तो उस आयोग से ही हड़ताल या तालाबंदी को खत्म करने के लिए निवेदन करना चाहिए। यदि किसी प्रादेशिक औद्योगिक संबंध आयोग के समक्ष ऐसा कोई विवाद आता है जो केंद्र सरकार यह अनुभव करती है कि इसके निर्णय का प्रभाव अन्य राज्यों में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भी पड़ेगा तो केंद्र सरकार को राष्ट्रीय औद्योगिक संबंध आयोग को निवेदन करना चाहिए कि वह इस विवाद को अपने हाथों में ले ले। यदि प्रादेशिक आयोग के समक्ष ऐसा कोई मामला आता है जिसका प्रभाव अन्य राज्यों पर भी पड़ना संभव है तो प्रादेशिक आयोग को भी ऐसे विवाद को राष्ट्रीय आयोग को सौंप देना चाहिए। यदि राष्ट्रीय आयोग के समक्ष ऐसा कोई विवाद आता है जिसे ये पता चलता है कि इसका संबंध किसी प्रादेशिक आयोग से है तो उस संबंधित प्रादेशिक आयोग को वह मामला सौंप देना चाहिए। यदि किसी उचित हड़ताल के दिनों की मजदूरी चुकाने के लिए राष्ट्रीय आयोग को सेवा आयोजकों के लिए निर्देश देने का अधिकार होना चाहिए कि वह हड़ताल के दिनों की मजदूरी चुकाए। समस्त सामूहिक समझौतों का पंजीकरण संबंधित औद्योगिक संबंध आयोग के यहाँ पर किया जाना चाहिए। किसी पंजीकृत या मान्य श्रम संघ द्वारा उठाए गए विवाद के संबंध में आयोग द्वारा दिया गया निर्णय सेवा आयोजकों को मानने के लिए बाध्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी संबंध में और भी कई सुझाव दिए गए हैं जिनका वर्णन अभी यह संभव नहीं है। तीसरा है स्थायी श्रम न्यायालय, स्टैंडिंग लेबर कोर्ट। इस संबंध में श्रम आयोग के प्रमुख सुझाव इस प्रकार है। प्रत्येक राज्य में एक श्रम न्यायालय होना चाहिए। इसके सदस्य नियुक्ति उच्च न्यायालय की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए। श्रम न्यायालयों को राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक औद्योगिक संबंध आयोग के निर्णय से संबंधित अधिकार, कर्तव्य, निर्वचन तथा लागू करने वाले भागों तथा अधिनियमों या समझौतों के प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारियों या कर्तव्यों के संबंध में श्रम तथा श्रम संबंधों के संबंध में सुनवाई करनी चाहिए। उपयुक्त वर्णित मामलों की सुनवाई एवं उन पर लिए गए निर्णयों को लागू करने का कार्य श्रम न्यायालयों को करना चाहिए। श्रम न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालयों में अपील करने के लिए पक्षकारों को अधिकार मिलना चाहिए। इस प्रकार अपन ने आज औद्योगिक विवाद निपटारे की विधि और औद्योगिक विवाद राष्ट्रीय श्रम आयोग के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।